डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। ट्रेवल एजेंसी मैनेजमेंट के पेपर का आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ ट्रेवल एजेंसी बिजनेस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट अगर हम एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारा ट्रेवल एजेंसी बिजनेस जो है वो उसके टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। और नॉर्मली उससे पहले अगर हम एक बार और रिवाइज करें कि ट्रेवल एजेंसी क्या होती है, तो ट्रेवल एजेंसी क्या है? इट इज अ प्राइवेट रिटेलर और पब्लिक सर्विस that provides travel and tourism related services to the general public on behalf of accommodation or travel suppliers to offer different kinds of traveling packages for each destination. तो बेसिकली ट्रेवल एजेंसी जो है कोई एक प्राइवेट रिटेलर हो सकती है या पब्लिक सर्विस कंपनी हो सकती है जो कि टूरिज्म से रिलेटेड सभी सेवाएं जो हैं जो टूरिस्ट को प्रोवाइड कराती है जब वो किसी डेस्टिनेशन पर जा रहा है, तो वहां से रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं, चाहे वो अकोमोडेशन की सेवाएं हों, चाहे वो और क्या कहते हैं खाने पीने से रिलेटेड सुविधाएं हो, वो सब चीजों की जो अरेंजमेंट है या ट्रांसपोर्टेशन जो है, सभी चीजों का अरेंजमेंट जो है वो ट्रेवल एजेंसी जो है करा पाती है। तो एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम देखते हैं तो हमारा ट्रेवल एजेंसी बिजनेस के जो फॉर्म्स हैं जो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा, वो कौन कौन से हैं? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेट फर्म्स। ये तीन हमारे पॉइंट्स हैं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेट फर्म्स। चलिए अब इनको थोड़ा सा हमने डिटेल में किया था कि पहला है प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप एंड कंपनी या कॉर्पोरेट फर्म। तो एक बार फिर से, प्रोप्राइटरशिप क्या है? जब कोई सिंगल इंडिविजुअल किसी कंपनी का मालिक है या किसी ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, सिंगल पर्सन है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अपनी है। प्रॉफिट अर्न होगा वो खुद करेगा, कंपनी का सारा मैनेजमेंट वो देखेगा, जो लॉस होगा वो भी उसका होगा, जो कंपनी की पॉलिसी बनाएगा वो भी उसकी होगी, और जो प्रोप्राइटरशिप के केस में टैक्स जो होगा वो भी सिंगल ही पे किया जाएगा। और इसलिए इसको बनाना भी आसान है क्योंकि बनाने वाला एक ही व्यक्ति है, और इस टाइप के बिजनेस को खत्म करना भी आसान है क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है। तो नॉर्मली इंडिया के अंदर भी और बाहर कंट्रीज के अंदर भी प्रोप्राइटरशिप टाइप की जो ट्रेवल एजेंसी बिजनेस जो होता है वो अवेलेबल होता है, क्योंकि उसको बनाना जो है वो बेसिकली इजी होता है। और पर प्रॉब्लम सिर्फ यही है इस केस के अंदर जो है आपके पास कई बार फाइनेंशियल जो है वो रिसोर्सेज की कमी आ जाती है, क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल जो है अगर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है तो उसके पास उतने फंड्स नहीं होते हैं, तो इसलिए उसके पास में थोड़ी सी दिक्कत जो है वो आ जाती है। दूसरी बात, जो सिंगल पर्सन है उसकी जो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, तो अगर टाइप ऑफ बिजनेस या टाइप ऑफ एक्टिविटीज डिफरेंट है तो मैनेज करने के लिए जो है और ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। वो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इन्हीं के डिसएडवांटेजेस की वजह से एक और नई टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन सामने आया उसको हमने बोला पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है? नाम से पता है, पार्टनरशिप यानी एक से ज्यादा व्यक्ति हैं। तो जब इसके अंदर मिनिमम 2 लोग या मैक्सिमम 20 लोग जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो 2 से लेके 20 तक हो सकते हैं। साथ ही इसके अंदर क्या है, आपका ये भी निश्चित होता है कि किस व्यक्ति को जो है कितना जो है आपको उसके अंदर शेयर देना है। तो पार्टनरशिप में जितने भी लोग होंगे, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने भी लोग होंगे, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो सबके ऊपर डिवाइडेड फॉर्म में आ जाती है। हालांकि ये किया जा सकता है कि या तो एक पर्सन ने फाइनेंस दिया, दूसरा पर्सन अगर फाइनेंस नहीं दे पा रहा है तो उतने ही अमाउंट का कुछ और योगदान किसी और रूप में दे सकता है। सपोज करो उस ऑफिस की जो लैंड है वो एक पर्सन ए ने दे दी, और जो कैश अमाउंट है वो बी ने दिया, सी ने भी कैश अमाउंट दिया, इस तरह से डिवीजन जो है वो हो सकता है। और दूसरी बात, पार्टनरशिप के अंदर ये बेनिफिट है कि कोई भी पर्सन जो है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से जो है सबका ये पास ये राइट होता है कि वो कंपनी की अकाउंट्स बुक्स कभी भी देख सकते हैं। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सब चीजें आराम से देख सकते हैं, तो सबकी निगरानी में होता है। दूसरी बात ये होती है क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा बिजनेस अपना एक्सपेंड कर रहे हो तो सबकी नॉलेज जो है उसमें काम होती है करने के लिए। और जो टैक्स है इसके केस में भी सिंगल टैक्स ही जो है वो भरा जाता है, तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है।
बनाना भी इसको आसान है, इजी है इसको फॉर्म करना, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है इस केस के अंदर, ठीक है, और पर्सनल सुपरविजन भी हो पाता है। और कुछ चीजें डिसएडवांटेजेस फिर भी रह जाते हैं, जबकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो क्योंकि इसमें लिमिटेड होते हैं जितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, और इसकी एग्जिस्टेंस भी अनसर्टेन होती है क्योंकि इसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है पार्टनरशिप के केस के अंदर। और इसी तरह से जो है इसके अंदर जो है पब्लिक कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम होता है। तो उसके बाद इन सब कमियों को ध्यान में रखते हुए या इन कमियों की वजह से आवश्यकता हुई एक और थर्ड टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसको हमने बोला कंपनी या कॉर्पोरेट फर्म। कंपनी या कॉर्पोरेट फर्म जो होती है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो लीगली होती है, जो अंडर लॉ होती है। जो कंपनीज एक्ट 1956 है उसके अकॉर्डिंगली जो कंपनी है इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस इनकॉर्पोरेटेड अकॉर्डिंग टू लॉ, और जो इनकॉर्पोरेट लॉ के अकॉर्डिंग की जाती है और उसकी वर्किंग भी लॉ के अकॉर्डिंगली ही होती है। तो ये चीज जरूर होती है इसके केस के अंदर। और दूसरी बात ये होती है कि क्योंकि ये लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करती है, ये एक आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से, जिसकी अपना नाम भी होता है, अपनी सील भी होती है और लिमिटेड लायबिलिटीज भी होती है। साथ ही के साथ जो कंपनी या कॉर्पोरेट फर्म है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकती है। हाँ, एक चीज नहीं होती है, इसकी अपनी कोई नागरिकता नहीं होती है। नागरिकता नहीं है तो इसका कोई आधार कार्ड नहीं होगा बेसिकली आप कह सकते हो, या ये वोट कास्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और इसको जेल नहीं भेजा जा सकता है। तो ये केस किसके केस में है? कंपनी के केस में होता है। और आज के समय में अप्रोक्सीमेटली 50% जो ट्रेवल एजेंसीज और टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो जो है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है ऑपरेट कर रहे हैं। उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है कंपनी एक्ट के तहत जो है 1956 का, उसके तहत इनकॉर्पोरेट किया गया है। और ये कंपनी जो है डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज होती है, ठीक है। तो चलिए अब इससे नेक्स्ट हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ट्रेवल एजेंसी जो है उसको हमने क्या बोला, कितने टाइप्स हैं। एक होती है प्राइवेट कंपनी, देन है हमारी पब्लिक कंपनी, उसके बाद में आती है गवर्नमेंट कंपनी, उसके बाद है हमारी फॉरेन कंपनी, देन होल्डिंग इन सब्सिडरी कंपनीज, एंड नेक्स्ट इज एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज। ये आती हैं, इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो फर्स्ट है हमारी प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या हुआ? एक कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसके अकॉर्डिंगली वो किन नियमों को फॉलो कर रही है, बेसिकली इट लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। प्राइवेट कंपनी के केस के अंदर जो लिमिट है जो मेंबर्स की वो कितनी होती है? 50 होती है। पार्टनरशिप में कितनी थी? 20 थी। ओके, ये ध्यान रखना, याद दिलाने के लिए आपको बोला। प्राइवेट कंपनी में कितनी है? 50 होती है। दूसरी बात, इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। इसके केस में रिस्ट्रिक्शन होती है कि शेयर्स जो है वो ट्रांसफर जो है वो नहीं किए जा सकते हैं। और तीसरी बात, इट प्रोहिबिट एनी पब्लिक इनिशिएशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, कि इसके केस के अंदर प्राइवेट कंपनी जो है बाहर से मार्केट से जो है कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जो है किसी को जो है परमिशन नहीं दे सकती। तो इसके लिए कोई नहीं होता कि ये कोई इनिशिएशन नहीं ले सकती है कि ये बाहर से जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट ले सके। तो ये तीन चीजों के अंदर जो है ये मेन चीजें होती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो नंबर जो है वो लिमिट होता है 50 तक। दूसरी बात, जो अधिकार है शेयर ट्रांसफर करने का जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो नहीं है इस केस के अंदर। और तीसरी बात, इसके अंदर जो है कैपिटल अमाउंट जो है अगर हमें बाहर से लेना है तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होता है, वो हम नहीं ले सकते। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है एटलीस्ट 2 पर्संस होने चाहिए कि वो एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, और मैक्सिमम नंबर जो है वो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस केस में। और साथ ही प्राइवेट कंपनी को जो है जो कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना होता है। जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अगर लिखा है तो दैट मीन्स वो क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। कंपनी एक्ट 1956 जो है वो प्रोवाइड कराता है, कुछ प्रिविलेजेस होते हैं प्राइवेट कंपनी के, जैसे कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब है आपका, उसके अंदर आपकी जो मीटिंग्स जो हैं उसके बारे में, उनकी रिपोर्ट्स, और जो है इस तरह से सारी चीजें जो है उसके अंदर जो है दी गई होती है। राइट? तो आई होप प्राइवेट कंपनी आपको सबको क्लियर हो गया।
अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। उसका नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा कंपनी का? पब्लिक कंपनी। सो पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस where membership is open to all individuals who can enter into a contract. सभी के लिए ओपन है, जो भी कोई इसके अंदर शामिल होना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट करके जो भी कोई शामिल होना चाहता है वो इसका मेंबर जो है वो बन सकता है। और 7 मेंबर्स जो हैं वहां से इसकी शुरुआत होती है और मैक्सिमम नंबर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी बनने के लिए मिनिमम आपके 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड है, कितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट के साथ में इसके अंदर साइन कर सकते हैं। ठीक है, और the article of association of public company do not contain provisions restricting the number। तो इस कंपनी का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसफर ऑफ शेयर जो है टू द पब्लिक जो है, और जो प्रोहिबिशन था इनविटेशन ऑफ कैपिटल का, उस पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कहने का मतलब क्या है? दोनों को ध्यान रखो। प्राइवेट कंपनी में क्या था? नंबर लिमिटेड था 50 तक, इसमें नंबर लिमिटेड नहीं है। प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या था आपका? ट्रांसफर शेयर को ट्रांसफर करने का राइट जो था रिस्ट्रिक्टेड था, रोक थी। रिस्ट्रिक्टेड मतलब रोक लगी हुई थी, पर पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तीसरी बात, पब्लिक इनिशिएशन जो था कैपिटल के लिए वो रिस्ट्रिक्ट था प्राइवेट कंपनी में, पर पब्लिक कंपनी में नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पब्लिक कंपनी मस्ट अलॉट इट शेयर्स। तो पब्लिक कंपनी जो है शुरू में एक जब ये बन जाती है, काम करना शुरू हो जाती है, फंक्शनिंग, उसके बाद 120 दिन के अंदर जो है वो अपना प्रोस्पेक्टस निकालती है, जिसके अंदर की मेंशन होता है कि कोई भी अपने जो है शेयर्स जो है इसके अंदर हिस्सा जो है वो ले सकता है। और ये इसकी शुरुआत कब होती है, कब आप ऐसा कर सकते हो? जब आपकी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो मिल जाता है, और ये सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी से मिलता है। तो रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी से जब ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है, उसके 120 दिन के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर अपने शेयर के लिए जो है वो कर सकती है, लिख सकती है कि जो भी इसके अंदर डालना चाहता है वो आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो है एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने जरूरी हैं। तो 3 डायरेक्टर्स और एक ऑडिटर का होना बहुत ही जरूरी होता है पब्लिक कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ये 2 चीजें क्लियर अगर आपको हो गई, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी जो हम बात कर रहे हैं, एक कंपनी विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। जब कोई कंपनी जिसका मालिकाना हक या उसका जो मैनेजमेंट है या उसको जो फाइनेंस किया जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की मिलकर कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। सो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स any company in which not less than 51% of paid up share capital is held by central government or state government or both। ठीक है, तो इस केस में क्या जरूरी होता है कि जो हिस्सा है आपका बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो है वो कितना होना चाहिए? जो शेयर अप जो कैपिटल जो अमाउंट जो है शेयर किया जाता है उसका 51% किसका होगा? या तो स्टेट गवर्नमेंट का होगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या दोनों ने मिलकर लगाया होगा। तो 51% जो होना है वो गवर्नमेंट का होना जरूरी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं जैसे कि आईटीडीसी है, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एसटीडीसीज हैं, स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ठीक है, इस तरह से या टीएफसीआई है और इत्यादि हैं, बहुत सारी हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज है। हाउएवर लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद में जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिला है, कि प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेजमेंट मिला है कि वो भी जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली गवर्नमेंट कंपनीज जो है इस उन फील्ड्स के अंदर एंटर करती हैं जहां पर प्राइवेट कंपनी जो है आना नहीं चाहती है, और मोस्टली वो कौन सी होती है? जहां पैसा ज्यादा लगता है, जहां पैसा का इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है तो प्राइवेट कंपनी नहीं आती है जब तक कि उसको प्रॉफिट ज्यादा नजर नहीं आता है। बेसिकली वो ये रीजन होता है। तो
इसलिए अगर हम पास्ट को भी देखें तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी जो प्राइवेट सिक यूनिट्स हैं उनको वो टेक ओवर कर लेती है, जो कम नहीं चल पा रही हैं उनको टेक ओवर कर लिया जाता है। सो टूरिज्म और ट्रेवल सेक्टर के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जैसे कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, ये सभी कॉर्पोरेशन जो हैं इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है अंडर प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 1956। 1956 का जो प्रोविजन है उसके तहत ये इनकॉर्पोरेट या स्थापित की गई होती है। तो ये आई होप क्लियर है। अब आपको एक वर्ड था प्राइवेट कंपनी, दूसरा हमने बोला पब्लिक कंपनी, और तीसरा हमने बोला गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी में हमने क्या देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तीनों का मिलाकर शेयर सब्सिडरी में कितना होना चाहिए, 51% होना जरूरी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज की, ये क्या होती है। तो एक कंपनी दैट कंट्रोल्स द पॉलिसीज एंड management through the ownership of its shares is called a holding company। कोई भी कंपनी जो कि पॉलिसीज को या वहां उसकी जो मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करती है, क्योंकि वो उसकी ओनरशिप होती है, उसका शेयर होता है उस कंपनी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी कहते हैं। ठीक है, किसी भी दूसरी कंपनी के अंदर, कोई दूसरी कंपनी अगर सपोज करो हमने कहा कि एक कंपनी है हमारी, एक सेकेंड रुक जाओ, एक कंपनी है हमारी, ये एक कंपनी है हमारी, ठीक है, दिस इज वन कंपनी, और ये एक दूसरी कंपनी है। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर कंपनी का जो है शेयर है इसके अंदर, और साथ में इसके इस कंपनी का मैनेजमेंट, इस कंपनी का सारा जो कंट्रोल है वो इसके हाथ में है, तो ये वाली जो कंपनी है हमारी, पहली वाली जो कंपनी है, इसको हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। और जो ये दूसरी वाली कंपनी है इसको हम बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। ये इसकी क्या बन गई, सब्सिडरी कंपनी हो गई, क्योंकि मेन ओनरशिप किसके हाथ में है, होल्डिंग कंपनी जो है वो उसके हाथ में होती है। इसको ध्यान से दोबारा से सुन लो, कंपनी दैट कंट्रोल्स द पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट, जो कंपनी दूसरी कंपनी की पॉलिसीज और मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है, क्योंकि उसके पास ओनरशिप होता है, उसके शेयर्स होते हैं कंपनी के अंदर, उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और कंपनी हुज पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट, और वो कंपनी जिसकी पॉलिसी और मैनेजमेंट कंट्रोल की जा रही है किसी और कंपनी के द्वारा, तो इस कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहली वाली कंपनी क्या है आपकी, होल्डिंग कंपनी, जो कंट्रोल कर रही है और जिसका सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है किसी के द्वारा, उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी, राइट। However, both companies have separate legal entity। हालांकि दोनों ही कंपनीज का अपना लीगल अस्तित्व या लीगल एंटिटी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सीता हॉलिडे रिजॉर्ट्स जो है वो सब्सिडरी है सीता की, ये मेन सीता है और ये है सीता हॉलिडे रिजॉर्ट्स। तो सीता हॉलिडे रिजॉर्ट क्या है, सब्सिडरी कंपनी है किसकी, मेन सीता कंपनी की सब्सिडरी, और सीता क्या है, होल्डिंग कंपनी। इतनी बात क्लियर हो गई अच्छी तरह से। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारी है नेक्स्ट क्या है, हमारी फॉरेन कंपनी। ठीक है जी बच्चों, नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी जो है वो इंडिया के बाहर स्थापित की जाती है, बट हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, पर उसके पास थ्रू इट्स ब्रांचेस एंड एजेंसीज एज बिफोर। तो क्या किया गया फॉरेन कंपनी के अंदर, मेन कंपनी बाहर है पर उसकी जो ब्रांचेस जो हैं या जो उसका काम जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है। जैसे कि 1978 में पहले जो थॉमस कुक एंड कंपनी थी वो क्या थी, फॉरेन कंपनी थी। तो मेन थॉमस एंड कुक कंपनी बाहर थी पर उसकी ब्रांचेस इंडिया के अंदर थी, ठीक थी ना, तो वो क्या थी, एक फॉरेन कंपनी थी। तो इसी वजह से अगर आपको बाद में याद हो कि उसको हमने इंडियन कंपनी बना दिया था, क्योंकि जो बहुत सारे लीगल इश्यूज थे या बहुत सारे जो है फॉरेन एक्सचेंज के इश्यूज जो थे वो सामने आते थे, जिनकी वजह से जो है काम पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था, जो पेमेंट का काम था या जो फाइनेंसिस का इधर उधर फॉरेन एक्सचेंज का करना था, इसलिए उसको कन्वर्ट किया था हमने, वो उस समय की बात है। एनीवे फॉरेन कंपनी क्या है, वो कंपनी जो कंट्री इंडिया से बाहर स्थापित है पर उसकी ब्रांचेस इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, वो जो है हमारी क्या कहलाती है, हमारी फॉरेन कंपनी कहलाती है।
एंड नेक्स्ट आपका जो है लास्ट है वो क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी। ये शब्द आप लोगों ने बहुत सुना होगा। आजकल एमएनसीज जो हैं बहुत सारी हैं। एमएनसीज में अगर आप जॉब करते हो बहुत प्रोफेशनलिज्म होता है, अच्छी सैलरी देती हैं, सो एंड सो। और उनके अंदर एक चीज और भी होती है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है तो उनका टाइम क्लॉक जो है अपने देश के अकॉर्डिंगली भी चलता है, तो इसलिए नाइट शिफ्ट एंड मॉर्निंग शिफ्ट इस तरह से आपकी होती है। वो एक जनरल चीज थी। अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज की। आज के समय में ट्रेवल कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत तेजी से बदलाव जो है देख रहे हैं, उनको फेस करने पड़ रहे हैं। जिसकी वजह, और ये सब जो है क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन जो है, ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ट्रेवल बिजनेस के अंदर बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो गई हैं। सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, सामाजिक और आर्थिक बदलाव आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसकी वजह से जो है ट्रेवल कंपनीज जो हैं वो उनके एनवायरनमेंट में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। इन चेंजेस की वजह से जो है ट्रेवल बिजनेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। जब हर टूरिज्म और ट्रेवल कंपनी जो है वो अब ये कोशिश कर रही है, इंटरनेशनलाइजेशन होने की कोशिश जो है वो कर रही है, इसलिए बदलाव की वजह से वो चाहती है कि उसको इंटरनेशनल लेवल का बनाए उस कंपनी को। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है, इट इज ए कंपनी दैट ओन्स, प्रोड्यूस, मार्केट, control and manage services or produce facilities in several foreign countries। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है, जिसकी जो है बेसिकली जो है कंपनी है जो ओन करती है कोई चीज, जो है बनाती है, प्रोड्यूस करती है, मार्केट करती है या कंट्रोल करती है, अलग अलग जगहों पर जो है उसके ब्रांचेस है। ये हो गया आपका, सपोज कनाडा के अंदर है ये आपकी सिंगापुर में हो गई, ये थाईलैंड में हो गई, इंडिया में हो गई, इस तरह से ये अलग अलग कंट्रीज है। ठीक है, यहाँ पर हर जगह पर हो रहा है आपका। So ये मल्टीनेशनल इज दैट विच डज बिजनेस एंड हैज एसेट्स इन 2 और more countries। तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, जो अपना बिजनेस करती है और उसकी एसेट्स, ये अलग अलग कंपनी बनाए तो ये कंपनी तो उसके लिए एसेट्स हो गई ना। ठीक है, तो ये एसेट्स जो है उसके पास में अलग अलग कंट्रीज के अंदर होते हैं बेसिकली। Or travel and tourism multinational corporation is that which has business operation through its own branches or Indian subsidiaries incorporated according to law। यानी कि ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है और इसकी इंडिया के अंदर जो है अलग अलग जगह पर इंडिया के अंदर कंपनीज जो है वो चल रही हैं, ब्रांचेस चल रही हैं, तो ये सब्सिडरीज हो गई हैं, उसकी ब्रांचेस की हो गई। तो जैसे कि आपकी है थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड है, ट्रेवल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, कॉक्स एंड किंग्स है, कोनी ट्रेवल्स है, एसओटीसी हैं, ये सारी कैसी हैं आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। एक जगह आपके साथ साथ इनकी ब्रांचेस दूसरे कंट्रीज के अंदर भी हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टी, कई सारा, मल्टीपल होता है ना, बहुत सारे, नेशनल, राष्ट्र, तो यानी कि बहुत सारे राष्ट्रों में, आपके नाम से याद हो जाना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनको हम बोलते हैं बेसिकली। सो मल्टीनेशनल कंपनी इज दैट विच डज बिजनेस एंड हैव एसेट्स इन 2 और more countries, राइट। अब बेसिक फीचर्स क्या होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, कि इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनली ओन्ड एसेट्स। ये इस बेसिस पर काम करती है क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में इसके पास अपने एसेट्स होते हैं। दूसरा जो है ये इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कर सकती है, इसके पास यहाँ पर 5 अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, तो ये अपने प्रोफेशनल में से 2 को दूसरे कंट्री में भेज सकती है, राइट। उनमें से किसी को कहीं और भी भेजा जा सकता है। यहाँ कोई अच्छा काम कर रहा है उसको यहाँ भेजा जा सकता है, कनाडा में कोई अच्छा काम कर रहे हैं उनको इंडिया भेजा जा सकता है। तो इस तरह से ये अपने जो है, जो भी इनके एसेट्स हैं, एसेट, ये ह्यूमन रिसोर्स भी एसेट है, जो एम्प्लॉयज है उनको भी कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। तो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज किया जा सकता है, ट्रांसफर ऑफ मनी किया जा सकता है, यहाँ ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, यहाँ का मनी यहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है। सो बेनिफिट क्या है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री को इंटरनेशनल डिमांड को पूरा करना होता है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू को भी बढ़ाना होता है, इसलिए मार्केट इंटीग्रेशन के द्वारा ग्लोबल लेवल के ऊपर जो इंटीग्रेशन करके जो है ये ऐसा कर सकती हैं। इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसके वजह से कंट्री को जो है बहुत बेनिफिट होते हैं। एक तो कंट्री की जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता है,
एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, बेटर प्रोडक्ट मिलता है और एक्सपर्टाइज भी मिलता है। क्या क्या फायदे हैं हमारे? जीडीपी इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बेटर प्रोडक्ट मिलता है और प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज जो है वो भी मिलता है। साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज के साथ में रिलेशन भी अच्छे होते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं वो बेटर डेवलप हो जाती हैं और इस तरह से जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भी दूसरे देशों के अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये हमारे कुछ फायदे होते हैं। इसी तरह से ये थे जब हमने बात की हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज की, जब हमने बेनिफिट की बात करी तो वो ये होते हैं आपके। इसके अलावा जब हम पहले बात कर रहे थे कि ये हमारी जो थी कॉर्पोरेट कंपनी जो है के अंदर जब हमने बात करी थी ये वाली फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे थे, पार्टनरशिप के भी देखे थे और तो हमने जो है वो कंपनी के अंदर भी जो है वो क्या देखे। कंपनी के हमने अभी तक बात नहीं की, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो होते हैं कंपनी के जो होते हैं वो क्या होते हैं वो हमने अभी स्टडी जो है बेसिकली नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो वो स्टडी करने के लिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या होते हैं, इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो मेन एडवांटेजेस अगर हम देखें तो एक तो होता है परपिचुअल एग्जिस्टेंस की है, ये लंबे समय तक जो है बेसिकली ये कंपनी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। साथ साथ इसकी अपनी एक लीगल एंटिटी होती है, लीगल जो है इसका अपना अस्तित्व होता है और जो है इसके अंदर जो है मैनेजमेंट जो है वो भी एक्सपर्ट होती है क्योंकि कई सारे लोग शामिल होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हमें जो है हमारे पास में अवेलेबल होते हैं बहुत सारे। तो इस तरह से जो है और किसी एक पर्सन के ऊपर जो है सारा डेट जो है लॉ जो है वो सारा एक ही पर्सन के ऊपर नहीं आता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे क्योंकि इस केस के अंदर बाकी सब में आपको एक टैक्स रिटर्न भरना होता है, इसके अंदर जो है आपको 2 टैक्स रिटर्न भरने होते हैं क्योंकि कंपनी का अपना अलग अस्तित्व होता है, हमने कहा था उसका अपना नाम होता है, उसकी अपनी सील होती है, तो इसको टैक्स कई भरने होते हैं। और इसी तरह से जो है इसकी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट काफी होती है, इसको बनाने के लिए जो है ज्यादा खर्चा आता है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि अलग अलग चीजें जो है होती हैं। तो इसलिए जब ट्रेवल एजेंसी कोई भी हमें सेटअप करनी होती है तो ये डिसीजन लेना जरूरी होता है कि हमें किस टाइप की करनी है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हम अपना कितना बिजनेस ज्यादा बड़ा कर रहे हैं या छोटा बना रहे हैं, कितना हम मतलब चला सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होता है कि प्रोप्राइटरशिप टाइप की फर्म होगी, पार्टनरशिप होगी या कंपनी फर्म की होगी। तो आई होप ये सभी आपको समझ आ गया सारी चीजें, ठीक है बच्चों। तो ये आपने हमने बता दिया आपको, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपके क्लियर हो गए क्या क्या थे। और ये रेफरेंसेस के लिए कुछ और साइट्स हैं जिनसे आप और डिटेल में जाके इनको स्टडी जो है वो कर सकते हैं। और आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। तो हैप्पी लर्निंग एंड